Okay, now listen. ध्यान देना। तो क्वेश्चन नंबर 17, एक्सप्लेन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड डिस्कस हाउ इट कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम द एक्स वर्सेस टी ग्राफ। अभी हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में समझना है। इंस्टेंटेनियस मतलब कि पर्टिकुलर इंस्टेंट, पर्टिकुलर टाइम पे वेलोसिटी क्या है। जैसे वापस वही स्टोरी को रिपीट करते हैं। मैं और हिदायत निकले थे हालोल टू बड़ौदा। मेरा काम था कार को ड्राइव करना। व्हाट इज द वर्क ऑफ हिदायत? टू नोट डाउन एवरी 5 मिनट्स स्पीड ऑफ कार। ओके, एवरी 5 मिनट्स पे वो स्पीड ऑफ कार नोट डाउन करेगा। गॉट इट? सो कुल मिला के हमने 45 किलोमीटर ट्रेवल किया विद इन द 1 आवर। व्हाट इज आवर स्पीड? व्हाट इज आवर स्पीड? 45 किलोमीटर ट्रेवल किया इन द 1 आवर। ओके, फिजिक्स में आंसर का तभी वैल्यू है जब आप उसके साथ यूनिट बोलो। अब सही, 45 किलोमीटर पर आवर, दैट इज द यूनिट ऑफ स्पीड। ओनली किलोमीटर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, पाथ लेंथ, नॉट द स्पीड। आया समझ में? तो व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ 45 किलो सॉरी व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ जर्नी? 45 किलोमीटर पर आवर। तो कहने का मतलब कि अगर आप हिदायत का रिकॉर्डिंग या रीडिंग देखते हो एवरी 5 मिनट्स का, तो क्या एवरी 5 मिनट्स पे आपको आंसर 45 मिला होगा? नो, दैट मीन्स कि दैट गिव यू एवरेज स्पीड। टाइम इंटरवल में कितना स्पीड मिला, बट एवरी टाइम पे स्पीड क्या था? डिफरेंट था। क्या था? डिफरेंट। एंड दैट इज पर्टिकुलर टाइम पे, जैसे कि हम जरूरत पे उसके रिलेटिव की शॉप थी तो रुक गए थे नाश्ता करने के लिए। आया समझ में? तो वो ऑलमोस्ट हमने 12 o'clock को स्टार्ट किया था, 1 o'clock को वहां पे पहुंचने वाले थे, 12:30 को हम रुके हुए थे। तो 12:30 को हमारा स्पीड क्या था? 0 था। तो उस पर्टिकुलर टाइम पे अगर आप पूछते हो व्हाट इज द स्पीड, तो दैट इज नोन एज इंस्टेंटेनियस स्पीड। उस स्पीड को क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस स्पीड। मतलब कि डिस्टेंस अपन टाइम विदाउट डायरेक्शन। और सेम मीनिंग में हम वेलोसिटी बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम विद द डायरेक्शन। वेलोसिटी के साथ क्या आएगा? डायरेक्शन। सो द एवरेज वेलोसिटी टेल अस हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट has been moving over a given time interval, but does not tell us how fast it moves at the different instants of the time during that interval. वो हमें एवरेज टाइम बताएगा। क्या बताएगा? पर्टिकुलर टाइम मतलब एवरेज, ओके सॉरी, वो हमें बताएगा एवरेज वेलोसिटी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल्स के बीच में। बट आपको वो नहीं बता पाएगा। जैसे 45 किलोमीटर पर आवर से आपको वो आइडिया नहीं आएगा कि बीच में कितना स्पीड था। बट गॉट इट ना? एंड सो फॉर दिस वी हैव टू डिफाइन विथ व्हाट विच टर्म? Instantaneous velocity. The velocity at any instant is defined as the limit of average velocity as the time interval delta t become infinitesimal small. Okay, देखो समझाने का ट्राई करता हूँ। सपोज दिस इज द ग्राफ जो हमने ऑलरेडी प्रीवियसली भी ध्यान में लिया था, एक्स वर्सेस टी ग्राफ है। गॉट इट? तो व्हाट यू आर गोइंग टू डू कि आपने पी एंड क्यू के बीच का, P1 एंड P2 के बीच का स्लोप फाइंड किया। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में भी कंक्लूड किया था कि दोनों को ज्वाइन करता हुआ लाइन, उस लाइन का स्लोप क्या होता है? चेंज इन y कोऑर्डिनेट्स डिवाइड बाय चेंज इन x कोऑर्डिनेट। बताया था ना स्लोप के बारे में, है या ना? तो P1 एंड P2 के बीच में चेंज कितना है? डेल्टा x1। कितना है? डेल्टा x1। आया समझ में? और टाइम में कितना चेंज है? डेल्टा t1। कितना है? डेल्टा t1, जो 3 से लेके कहां तक का है? 5। 3 से लेके कहां तक का है? 5। आया समझ में? ओके, नाउ लिसन केयरफुली। तो यहां पे अगर हम देखेंगे, नहीं चार्ल्स, अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं ग्राफ में के अंदर, तो हमें Q1 Q2 पॉइंट मिलेगा, फिर उसमें हमने डेल्टा एक्स कम हुआ, टाइम भी क्या हुआ? कम। फिर अगर हम आगे बढ़ते हैं तो डेल्टा T3 मिलेगा,
तो उससे क्या कम होगा, डेल्टा एक्स, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट कम होगा। लेटर ऑन आई विल कंक्लूड, नीचे मैंने क्वेश्चन देखा, मैंने बताना भी है उस क्वेश्चन को कि यू कैन सी दिस टेबल, इस टेबल से हम वेरीफाई करेंगे कि व्हेन वी रिड्यूसिंग द टाइम इंटरवल, जब हम टाइम इंटरवल को क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं, आया समझ में, तो वो जो पर्टिकुलर टाइम पे हमें वेलोसिटी मिलने वाला था ना, वो एग्जैक्टली डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी कैलकुलेशन से भी वही मिल जाएगा, मर्ज हो जाएगा, रियल वेलोसिटी के साथ हम जाएंगे। बट जब हम टाइम इंटरवल बढ़ा रखते हैं, क्या रखते हैं, बड़ा बिगर टाइम इंटरवल रखते हैं, तो एट दैट टाइम व्हाट हैपन कि एट दैट टाइम जो वेलोसिटी है ना, वो एवरेज वेलोसिटी होता है, रियल वेलोसिटी नहीं होता है। तो मैथमेटिक्स में ऐसा है कि अगर आपको एवरेज वेलोसिटी के और एवरेज वेलोसिटी पे किसी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पे जाना है, तो आपको टाइम इंटरवल को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। आया समझ में, जस्ट फॉर यू कैन अंडरस्टैंड कि भाई अगर मैं 12 o'clock से लेकर 1 o'clock तक का जर्नी कर रहा हूं, तो वो 1 आवर्स के लिए क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी होगा, लेकिन मैं 1 आवर्स को धीरे 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 कम करके आ रहा हूं, बराबर, तो 5 मिनट्स, 4 मिनट्स, 3 मिनट्स, 2 मिनट्स, 1 मिनट्स, तो मैं पर्टिकुलर इंस्टेंट पे पहुंच गया जब मैं टाइम इंटरवल को क्या कर रहा हूं, स्मॉल कम कर रहा हूं, रिड्यूस कर रहा हूं। थ्योरी क्या बोलता है, फिजिक्स क्या बोलता है, तो फिजिक्स ऐसा बोलेगा, लिसन केयरफुली, इसको समझना बहुत जरूरी है। जैसे आपको पता है कि चेंज इन पोजीशन ओवर चेंज इन टाइम, दैट विल यू गिव विच वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। अगर मुझे, माय मिस्टेक, वेलोसिटी v एंड देन avg, एवरेज वेलोसिटी, या तो फिर मैं v बार भी लिख सकता हूं, गॉट इट ना। अगर मुझे इस v बार में से v में जाना है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पे जाना है, तो फिजिक्स ऐसा बता रहा है कि डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी था, उसमें इस डेल्टा टी को लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 लगा दो। दिस इज द लिमिट फंक्शन। लिमिट के बारे में 10 मतलब ये जो मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट्स है वो आगे जाके डिटेल्स में पढ़ सकते हैं, और पढ़ने वाले भी है, उनके लिए एक चैप्टर है लिमिट, फंक्शन को लिमिट कैसे लगाते हैं, क्या वो होता है। बट फिजिक्स के अंदर उसका कोई ज्यादा डीपली मीनिंग्स नहीं है, तो फिजिक्स में अंदर हम यूज करने वाले हैं इसको, लेकिन मीनिंग नहीं है। तो मैं ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाता हूं, लेकिन इतना बता देता हूं कि ये जो हम लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 लगाते हैं, क्या पढ़ना है, समझ में आया ना, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, इसका मतलब कि डेल्टा टी को हमने इतना स्मॉल बना दिया, इतना स्मॉल बना दिया कि वो 0 के नजदीक पहुंच गया, लेकिन एग्जैक्ट 0 नहीं है। 0 जितना छोटा बना देना है, लेकिन 0 नहीं लेना है। आया समझ में, कोई तो वैल्यू है लेकिन 0 जितनी छोटी है। आया समझ में, तो ऐसे केस में बेटा ये जो मैथमेटिक्स है ना, इस फंक्शन को दूसरे फंक्शन में कन्वर्ट कर लेता है, और दैट इज dx बाय dt। तो ओवर हियर यू कैन सी v इक्वल्स टू dx बाय dt, जिसको x के ऊपर डॉट रख के भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बराबर। व्हाट डू यू मीन बाय दिस थिंग, है ना, अच्छे से समझना है, ताकि आपका एक बड़ा सा एनिमी यहाँ पे आपको साथ एंट्री ले रहा है ना, उसका आपके लाइफ में एंटर हो रहा है, एंड दैट इज डेरिवेशन। ओके, नाम कहीं सुना होगा, नहीं सुना है तो आप सुनना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि मैथमेटिक्स में तो डिफरेंशिएशन, डेरिवेशन एंड इंटीग्रेशन तो आने ही वाला है मैथमेटिक्स वालों को, बट उनको बहुत डिप में आने वाला है, हमें उतना डिप में जाने की जरूरत नहीं है। वेन एवर देयर इज अ नीड ऑफ फॉर्मूला, आई विल टेल यू, आई विल टेल यू एंड आई विल इन्फॉर्म यू कि ये फॉर्मूला रेडी कर लो, हमारा डेरिवेशन फिजिक्स में हो जाएगा। आया समझ में, उसके लिए हमें अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है, बट जब न्यूमेरिकल करेंगे ना, तब बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगा, और तब मैं सिखाते जाऊंगा। वो फॉर्मूलाज कर दीजिए, 12th में भी वही काम आने वाला है, गॉट इट। बट व्हाट इज द थिंग, किसको ऐसे, इसको मैं कैसे इंटरफेयर कर सकता हूं, तो d बाई डी टी ऑफ एक्स, डी बाई डी टी को अलग ले सकता हूं, ऑफ एक्स, गॉट इट। तो d बाई डी टी, डी रिप्रेजेंट द डेरिवेशन, अगेन दिस डेल्टा रिप्रेजेंट ऑल्सो डिफरेंस, डेल्टा एक्स मतलब पोजिशन में चेंज, dx मतलब भी वही है, पोजिशन में चेंज, लेकिन वो तब जब टाइम इंटरवल बहुत छोटा हो गया, इसलिए ये जो चेंज है ना, वो ऑलमोस्ट बहुत छोटा है, और ये चेंज, ए डेल्टा तब यूज करते हैं जब चेंज क्या हो, बड़ा हो। बात क्लियर हो गई, हाँ या ना। तो बता तो चेंज इन पोजीशन ही रहा है, ये चेंज इन पोजीशन और चेंज इन टाइम, लेकिन ये चेंज बहुत छोटा है, क्योंकि टाइम इंटरवल हमने बहुत कम दिया है, गॉट इट ना। एंड दैट्स वाई वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देगा, पर्टिकुलर टाइम पे वेलोसिटी देगा, ओके। अब इसको हम रीड करते हैं ऐसे, डी बाई डी टी ऑफ एक्स, मतलब एक्स का डेरिवेशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। आया समझ में, डेरिवेशन ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ओके। व्हाट डू यू मीन बाय दिस, डेरिवेशन ऑफ वेलोसिटी v विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, बात समझ में आया। अब इस डेरिवेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए ऊपर क्या रखा जाता है, कभी कभी डॉट, टाइम के रिस्पेक्ट में हो तभी,
तो एक्स डॉट मतलब कि पोजीशन यानी कि एक्स डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इतनी चीज क्लियर हो गई। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट इज डिफाइंड एज द लिमिट ऑफ विच वेलोसिटी, एवरेज डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, एवरेज वेलोसिटी था उसको हमने क्या लगा दिया, लिमिट लगा दिया। एज द टाइम इंटरवल डेल्टा टी बिकम इनफाइनेटसिमल स्मॉल, बहुत ही स्मॉल। इनफाइनेटसिमल स्मॉल का मतलब होता है ऑलमोस्ट निग्लेजिबल, जीरो के बिल्कुल नजदीक। तो अदर वर्ड्स में हमने मैथमेटिकली इसको डील करेगा। इन द लैंग्वेज ऑफ कैलकुलस, ये जो देखो इसमें क्या होता है, मैथमेटिक्स का अब तक आप जो भी ब्रांच पढ़े ना उसमें एक तो खास करके अरिथमेटिक वाला मैथ्स आता है जिसमें हम सिर्फ प्लस माइनस एडिशन करते हैं, एक जियोमेट्री आता है, आया समझ में। एक जो हमने इक्वेशंस वाला सॉल्व किया वो अरिथमेटिक बोलते हैं उसको, गॉट इट। सो वैसा ही एक, और जिसमें आपने वो मीन मोड प्रोबेबिलिटी को डील किया उसको स्टेटिस्टिक्स बोलते हैं, है ना। वैसे ही मैथ्स का एक ब्रांच है जिसको कैलकुलस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? और जिसमें खास करके इंटीग्रेशन एंड डेरिवेशन फंक्शन को कवर किया जाता है। तो ये डेरिवेशन यानी डेरिवेशन डिफरेंशिएशन बोथ आर सिमिलर वर्ड्स, और द ऑपोजिट ऑफ डेरिवेशन डिफरेंशिएशन इज इंटीग्रेशन। जस्ट लाइक अगर आपके पास 5 है तो 5 में से 2 कट करते हो आंसर, 3 में 2 ऐड करते हो आंसर। तो मैथमेटिक्स में ऐसे 2 ऑपरेशन होते हैं, वापस जाने के लिए एक दूसरा ऑपरेशन होता है। पहले मैंने 2 कट किया तो 3 पे आया, 3 में 2 ऐड किया तो एक कट करना यानी सब्सट्रैक्शन, दूसरा ऐड करना मतलब दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट ऑपरेशन से वापस पहुंचने के लिए। वैसे ही अगर मैं 2 into 3 करूं तो 6 डिवाइड बाय 3 करूं तो 2, तो इनटू एंड डिवीजन एक दूसरे के ऑपोजिट फंक्शंस है या ना। लाइकवाइज इंटीग्रेशन डेरिवेशन इस तरह से वर्क करते हैं। अभी हम इंटीग्रेशन पे नहीं जाएंगे, इंटीग्रेशन वी आर डीलिंग विद द 6th चैप्टर। कौन सा चैप्टर में डील करेंगे? 6। बट बिफोर दैट हम डेरिवेशन को परफेक्ट कर लेंगे, आया समझ में। तो डेरिवेशन एंड इंटीग्रेशन जिस ब्रांच के अंदर मैथमेटिक्स के इन्वॉल्व होते हैं उसको बोलते हैं कैलकुलस, एंड दैट्स व्हाई इन द लैंग्वेज ऑफ कैलकुलस डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज डिनोटेड बाय dx by dt, and differentiation of x with respect to time dx by dt. We can obtain this value of velocity at instant either graphically or numerically. ये तो हमने सिर्फ स्टेप देखे, ग्राफिकली और न्यूमेरिकली कैसे उसको मेजर कर सकते हैं। तो सबसे पहले ग्राफिकल मेथड देखते हैं। सपोज हमने x वर्सेस t ग्राफ लिया, ओके, वो भी कौन से मोशन का? नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा तभी तो एवरी इंस्टेंट पे वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। अगर यूनिफॉर्म मोशन होता है ना तो वेलोसिटी चेंज नहीं होगा, जो एवरेज है वही इंस्टेंटेनियस होगा। जस्ट फॉर एग्जांपल, चाहे आगे कुछ भी आए, हिदायत ने बोला है कि सर आपकी कार 45 से हटनी नहीं चाहिए, कुछ भी आए, है ना, तो मैंने पूरा एक्सीलेटर सेट करवा दिया कि मैं पूरा एक्सीलेटर प्रेस कर दूं तो मेरी गाड़ी कहाँ पे जाएगी? 45। well, मैं दबा के ही बैठा हुआ हूँ, गाड़ी कंटिन्यूसली रन कर रही है 45, ब्रेक भी नहीं लगानी है, कोई ऑब्स्टेकल भी नहीं आ रहा है। तो हम यहाँ से स्टार्ट किए थे 45 किलोमीटर, हमने 1 आवर में कवर कर लिया, पहले से ही 45, लास्ट तक 45, आया समझ में। एंड दैट्स व्हाई माय एवरेज आल्सो 45, माय इंस्टेंटेनियस स्पीड इज आल्सो, बट दिस इज यूनिफॉर्म मोशन। अगर यूनिफॉर्म मोशन होता है तभी ये हो सकता है, बट वी आर ऑलवेज डीलिंग विद द नॉन यूनिफॉर्म मोशन। हमारी रियल लाइफ में कभी ये पॉसिबल है? आया ना, है ना। आइदर हिदायत नहीं आएगा, अगर नहीं तो मैं नहीं आऊंगा। दाया आगे कुछ आ गया तो ब्रेक तो लगाना पड़ेगा ना। सो द थिंग इज व्हाट कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन के साथ हम डील करते हैं रियलिटी में, इसलिए नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हमें एवरेज वेलोसिटी इज नॉट इक्वल्स टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अलग से फाइंड करना पड़ेगा। तो ऑफ कार वी वांट टू ऑब्टेन ग्राफिकली वैल्यूज ऑफ वेलोसिटी एट द विच पॉइंट t इक्वल्स टू 4 सेकंड। फॉर दिस केस वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी विद टाइम इज फाउंड टू बी एज शोन इन द फिगर। हमने ग्राफ लिया इस पॉइंट P पे, सॉरी पॉइंट P कहाँ है? एक्चुअली में ये है ना थोड़ा उल्टा हो गया, पॉइंट P इधर आएगा, नहीं सही है लेकिन यहाँ पे 4 सेकंड बोला है और ये 4 सेकंड पे दिख नहीं रहा है P पॉइंट। ओके व्हाटएवर, चलो हमें पॉइंट P पे या तो फिर 4 सेकंड पे क्या फाइंड करना है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्या फाइंड करना है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, सपोज बाय टेकिंग t इक्वल्स टू 4 सेकंड इन द माइंड, 4 सेकंड पे हमें फाइंड करना था ना, तो t इक्वल्स टू 4 सेकंड को माइंड में रखेंगे और अलग अलग टाइम इंटरवल लेंगे 4 सेकंड के आजू बाजू में, ओके। डेल्टा t1, डेल्टा t2, डेल्टा t3 ऐसे कुछ इंटरवल्स लेंगे। जैसे कि पहला इंटरवल डेल्टा t1 के अकॉर्डिंगली आपको देख सकते हो P.4 के आगे ही होना चाहिए। फिगर में थोड़ी गलती है, थोड़ा शिफ्ट कर देना है। P के नीचे क्या दिखना चाहिए? 4।
आया समझ में? तो P के अराउंड हमने P1 एंड P2 पॉइंट लिया पहला, जिसका टाइम इंटरवल 3 एंड 5, मतलब 4 से एक आगे गए, 4 से एक पीछे गए, तो टाइम इंटरवल कितना हो गया? 2 सेकंड का हो गया, 3 to 5। फिर हमने P को सेंटर में रखा, अब सिर्फ पॉइंट आधा आधा सेकंड आगे पीछे जाते, तो दैट इज 3.5 एंड 4.5। आया समझ में? तो इसका Q1 Q2 मिल गया। अब आधे से भी कम आगे पीछे जाते हैं तो पॉइंट T1 T2 पॉइंट्स मिलेगा। तो आपने ऐसे कुछ पॉइंट्स निकाले या लाइंस निकाले, P1 P2 Q1 Q2 एंड T1 T2, जिसके कॉरस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट कितने फिगर में दिख रहा है, डेल्टा x1, डेल्टा x2 एंड डेल्टा x3। In all the case of time intervals, the average velocity comes near to the some exact value when the time interval become 0। पहले हमने P1 P2 टाइम इंटरवल बड़ा रखा था, फिर Q1 Q2 टाइम इंटरवल कम किया, फिर T1 T2 टाइम इंटरवल और कम किया, तो एग्जैक्ट वैल्यू तब निकल के आएगी जब टाइम इंटरवल बिकमिंग व्हाट, 0, मतलब ऑलमोस्ट 0 के नजदीक पहुंच जाए। यानी इसका मतलब क्या हुआ अल्टीमेटली, लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 at the time average, at that time that average velocity will give you which velocity, instantaneous velocity, and velocity at t equals to 4 second। it is difficult to use which method, ग्राफिकल मेथड ऑलवेज हम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि सबसे पहले तो आपके पास ग्राफ बनना चाहिए ना, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, वो भी एक डिफिकल्ट चीज है ना। अगर स्ट्रेट लाइन रिलेशन है तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन जाता है, बट नॉन यूनिफॉर्म में तो स्ट्रेट लाइन आने वाला नहीं है, तो एक कर्वेचर बनाना भी एक क्या है, डिफिकल्ट लेवल है। आया समझ में? चलो ओके। स्लोप ऑफ द ग्राफ इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट दैट पॉइंट एंड दैट इज स्लोप इक्वल्स टू tan थीटा। ऑलरेडी आई टॉट यू ना, स्लोप वैसे डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स होता है, या तो फिर एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाता है तो tan थीटा होता है, ऐसा सिखाया ना मैंने। तो अब क्या होगा बेटा, अगर आप P1 P2 लाइन को ज्वाइन करते हुए P1 P2 लाइन का स्लोप लोगे, तो स्लोप फाइंड करने के कुछ नहीं करना है, इसको एक्सटेंड करना है ऐसे, और एक थीटा फाइंड कर लेना है, और फिर tan थीटा, tan का टेबल आता है आपके बुक के पीछे होगा, देखना tan का टेबल नहीं है तो अलग से एनसीईआरटी साइड लिख के, या तो फिर गूगल पे लिख दोगे ना साइन एंड tan टेबल, तो भी आपको मिल जाएगा। जैसे लॉगरिथम का टेबल आता है ना, अलग अलग एंगल्स के लिए कितना वैल्यू होता है, ऐसे टेबल भी हमें न्यूमेरिकल में डील करना ही है। तो आप एक काम कीजिएगा, नेक्स्ट टाइम जब भी क्लास में आओ ना, तो एक नोटबुक होना चाहिए, और अपनी जो वर्कबुक की फाइल है ना, या किसी भी तरह से आपके पास टेबल होने चाहिए, साइन tan के टेबल, क्योंकि अभी कुछ ही टाइम में मुझे न्यूमेरिकल स्टार्ट करना है, बराबर। जब मैं न्यूमेरिकल स्टार्ट करूँ ना, तो आपके पास कुमार भी होनी चाहिए, दर्पण, ओके, वो लेके आना है, क्योंकि मैं उसमें करेक्शन करवाने वाला हूँ, कैलकुलेट करवा के नहीं जाने वाला हूँ। बात समझ में आया? और अगर साइन tan टेबल अलग से नहीं लाना है, कुमार के पीछे भी होगा, आप देख लेना, एक बार चेक कर लीजिएगा। तो बहुत, और एक कैल्सी होना चाहिए, पेंसिल होनी चाहिए, क्योंकि कुमार में हम काफी कुछ करेक्ट करने वाले हैं। गॉट इट? तो तब आपको सिखा दूंगा कि tan थीटा कैसे फाइंड करना है। तो अभी के लिए ए P1 P2 के लाइन के अकॉर्डिंगली थीटा मिलेगा, दैट tan थीटा यानी कि स्लोप। और हमने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि x वर्सेस t ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस t ग्राफ, उसके अंदर जो स्लोप होता है, दैट स्लोप विल यू गिव एवरेज वेलोसिटी। बट P1 P2 का एवरेज वेलोसिटी P पॉइंट का वेलोसिटी नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि टाइम इंटरवल बहुत ज्यादा है। जब मैं टाइम इंटरवल कम करूंगा तो देखो Q1 Q2 का लाइन P के साथ कोइंसाइड, कर्वेचर के साथ कोइंसाइड होता जाएगा। जब मैं T1 T2 लेता हूं तो एकदम कोइंसाइड हो गया, है या ना? तो वो लाइन उसी पॉइंट पे उस कर्वेचर के साथ कोइंसाइड हो गया, तो टेंजेंट बन गया। कर्वेचर ऐसा था, ओके, और उस पॉइंट पे वो लाइन क्या बन जाएगा, सॉरी, लिव इट। कर्व ऐसे था, और उस पॉइंट पे ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है वो क्या बन गया, टेंजेंट। क्या बन गया? टेंजेंट। टेंजेंट पता है ना, line and curve intersect only one point, and so slope of this tangent will you give velocity, और that velocity is instantaneous velocity। वो वेलोसिटी कौन सा होगा? इंस्टेंटेनियस, क्योंकि हम एक ही पॉइंट में टच होके जा रहे हैं। आया समझ में? है या ना? तो धीरे धीरे करके आप ग्राफिकली देख सकते हो कि P1 P2 को हमने लिया, फिर Q1 Q2 को लिया, फिर T1 T2 को लिया, और लाइंस ड्रॉ किए, और लाइंस के tan थीटा से हमें स्लोप मिल सकता है। एंड इसीलिए लिखा है ना कि स्लोप ऑफ द ग्राफ इज अ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट दैट पॉइंट। बट वो पॉइंट पे वो ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, और इसलिए वो टेंजेंट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? टेंजेंट।
So for the motion of straight line, slope is constant and the average and instantaneous velocity are the same. अगर motion in a which line? Straight line हो और खास करके यूनिफॉर्म मोशन हो, कौन सा मोशन हो, एंड एट दैट टाइम एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या रहता है? सेम रहता है, बाकी नहीं, है ना. मोशन इन स्ट्रेट लाइन नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है, इसलिए सिर्फ स्ट्रेट लाइन नहीं, स्ट्रेट लाइन के साथ कौन सा मोशन? यूनिफॉर्म मोशन. ओके, तब जाके वो क्या होगा? यस, एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या रहेगा? सेम. अब न्यूमेरिकल मेथड की बात करते हैं. न्यूमेरिकल में यहाँ पे जो भी डेटा दिया गया है ना, वो आपकी बुक से लिया गया है. तो बुक में हमने एक पहली फिगर देखी थी 3.1, पता है, एक मोशन था 0 से लेके 8 तक, फिर 8 से लेके 18, फिर 18 पे ब्रेक लगा था, फिर स्टेडी हो गया था. वो वाला ग्राफ मैंने याद रखने को बोला था. उसी का एक पार्ट हमने एक्स वर्सेस टी लिया था, जो अभी यहाँ पे दिखाया गया था, उसी का ये पार्ट है. गॉट इट. अब इसका ये जो कर्वेचर बना ना, कर्वेचर, उसका एक इक्वेशन निकाला गया. वो इक्वेशन कौन सा बना? x इक्वल्स टू 0.08 टी क्यूब, ऐसा इक्वेशन बनता है. मतलब कि इसमें अगर आप टी का वैल्यू रखोगे ना, 1 सेकंड, 0 सेकंड, 2 सेकंड, तो डिफरेंट डिफरेंट एक्स मिलेंगे, तो ये पॉइंट मैच हो जाएंगे. मतलब मानो कि मैं 2.5 रखूंगा ना, तो ये वैल्यू यहाँ पे मैच हो जाएगा. पता है ना आपको, ग्राफ ड्रॉ करना आता है ना. 3 रखूंगा तो यहाँ पे मैच हो जाएगा. ओके, 3.5 रखूंगा तो यहाँ पे मैच हो जाएगा. गॉट इट. इन शॉर्ट हमें मैच करने नहीं जाना है, हमें वो समझना है कि ये जो ग्राफ था ना, उसको रिप्रेजेंट करता हुआ इक्वेशन कौन सा है? x इक्वल्स टू 0.08 इंटू टी क्यूब. अब यहां से हम निकालने वाले हैं, क्या निकालने वाले हैं? कि कंक्लूजन जो अभी हमने पढ़ा कि अगर मैं डेल्टा टी को कम करते जाता हूं तो मुझे वो कौन सा वेलोसिटी देता है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. वो कंक्लूजन निकालने वाले. तो डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी कैलकुलेटेड फॉर द डेल्टा टी इक्वल्स टू, सबसे पहले हमने 2 सेकंड लिया था, 3 एंड 5 गैप, याद आ रहा है? 3 एंड 5 का गैप लिया था. तो पहले 2 सेकंड का गैप लेंगे, फिर 1 सेकंड का, फिर 0.5 का, फिर 0.1 का, 0.01 का. इस तरह से ये जो डेल्टा टी है ना, उसको कम कर रहे हैं, दिख रहे हैं. और हम बीच में किसको रखेंगे? 4. मतलब कि अगर मुझे 2 सेकंड का गैप लेना है तो 2 डिवाइड बाई 2 1, तो 4 बीच में रहेगा. तो एक बार 3 सेकंड लेंगे, दूसरी बार 5. इसमें मैं 3 और 5 रखूंगा, तो मुझे 3 सेकंड पे पोजीशन कितना था और 5 सेकंड पे कितना पोजीशन था, वो मिल जाएगा. दोनों पोजीशन का चेंज डेल्टा एक्स मिल जाएगा. और चेंज तो होने में ऑलरेडी टाइम का चेंज तो मैंने क्या लिया हुआ है? 2. तो डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी वेलोसिटी मिलेगा. फिर वापस मुझे गैप कितना लेना है? 1. बीच में कौन है? तो 4 के आजू बाजू 0.5, 3.5 एंड 4.5, वो दोनों यहां पे रखेंगे, 3.5, 4.5, तो क्या मिल जाएगा? x. पोजीशन में क्या करना है? चेंज करना है. आया समझ में? मतलब पोजीशन में जो चेंज होगा, तो पोजीशन में चेंज, डिवीजन में टाइम, तो कुल मिला के वापस आपको एक वेलोसिटी मिल जाएगा. आया ना? तो देखो यहाँ पे वही बताया कि सेकंड एंड थर्ड कॉलम. ओके, देखो आपने क्या किया? डेल्टा टी गैप डिसाइड कर लिया. आपको T1 और क्या लेना है? T2. तो जैसे मैंने अभी बताया था कि इसको डिवाइड बाय 2 करोगे, एक बार 4 में से कट करोगे और एक बार 4 में ऐड करोगे. आया ना? तो वही आपको यहाँ पे भी बताया गया है. सेकंड एंड थर्ड कॉलम गिव यू वैल्यू ऑफ T1 एंड T2. देखो डेल्टा टी को 2 से डिवाइड किया, डेल्टा टी को 2 से डिवाइड किया. हाँ या ना? ओके, और एक बार हमने माइनस किया, दूसरी बार क्या किया? ऐड कर दिया. गॉट इट ना? और फिर उस T1 और T2 के अकॉर्डिंगली हम इसको क्या करेंगे? फाइंड करेंगे, वैल्यू फाइंड करेंगे. क्या करेंगे? वैल्यू फाइंड करेंगे. फॉर्मूला रख के x ऑफ T1, x ऑफ T2, T1 टाइम पे पोजीशन, T2 टाइम पे पोजीशन. गॉट इट? और फिर हम क्या करेंगे? डेल्टा x फाइंड करेंगे, T2 टाइम पे पोजीशन माइनस T1 टाइम पे पोजीशन. एंड लास्ट विल गिव यू रेशियो. डेल्टा टी तो ऑलरेडी था, डेल्टा x मिल गया, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी करेंगे. गॉट इट ना? देखो अब हम करने यहाँ पे बता भी रहा हूं मैं आपको, क्योंकि आपको फॉर्मूला तो ऑलरेडी पता है कि x इक्वल्स टू, अगर आपके पास कैलसी है तो ठीक है, नहीं है तो आपको घर पे जाके करना रहेगा. T1 कितना है? 3. तो आप यहाँ पे 3 रखोगे, 3 इंटू 3 इंटू 3 कैलसी में, इंटू 0.08 करोगे, यू विल गेट दिस वैल्यू. ओके, अगर आप 5 रखोगे, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 0.08 करोगे, यू विल गेट दिस वैल्यू. ये दोनों का सब्सट्रैक्शन करेंगे, यू विल गेट दिस वैल्यू. और इसको हम डेल्टा टी से डिवाइड कर लेंगे 2 से, यू विल गेट दिस वैल्यू. आया समझ में? हाँ या ना? जब आप T1 की जगह पे क्या रखोगे? 3.5. तो यहाँ पे 3.5, 3.5, 3.5 का मल्टीप्लीकेशन 3 बार, क्योंकि क्यूब है, इंटू 0.08, तो आपको आंसर ये मिलेगा. सिमिलर वे आप 4.5 रखोगे तो आपको ये आंसर मिलेगा. ये दोनों में सब्सट्रैक्ट करोगे तो आपको ये आंसर मिलेगा. और जब डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी करोगे तो आपको ये आंसर मिलेगा. गॉट इट? तो हम 4 को ही सेंटर में रखे थे, याद आ रहा है? लेकिन 4 के दोनों साइड टाइम हमने अलग अलग लिया था. पहले गैप डेल्टा टी इक्वल्स टू 2 सेकंड का था, तो मुझे आंसर कितना मिला?
3.39। आप जैसे मैंने पहले दो बताया ऐसे पूरा टेबल कंप्लीट कर सकते हो ना, और करना भी है आपको, क्वेश्चंस में जिक्र भी करना है इसका। तो 3.92 पहला स्पीड मिला, बट जैसे मैं मेरा इंटरवल कम कर रहा हूं तो स्पीड चेंज हो गया। देखो 3 पॉइंट कितना हुआ 86, और इंटरवल कम कर रहा हूं मैं 3.75 एंड 4.25, बिल्कुल 4 के नजदीक दोनों क्वांटिटी, तो और चेंज हो गया स्पीड। अब मैं पॉइंट भी आगे लेके जा रहा हूं, क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको 5 नहीं मानता तो यहाँ पे 5 हो जाता 3.85, मतलब चेंज अभी धीरे धीरे कम हो रहा है, तो इसलिए मैंने 3 पॉइंट तक ले लिया। बड़ी अगर मैं 0.1 लेता हूं, देखो बिल्कुल 4 के नजदीक 3.95 एंड, तो मेरा आंसर 3.8402 आया, ऑलमोस्ट ऊपर वाले से सेम आया ना। और थोड़ा कम कर देता हूं, ये तो बिल्कुल नजदीक आ गया 4 के, 3.995 एंड 4.005। आपको पता है ना कैसे आता है? मैंने ऑलरेडी बताया कि यहाँ पे जो गैप ले रहे हो उसको डिवाइड बाई 2 करो, जो आंसर आता है उसमें से 4 कट करो या 4 प्लस करो। 4 कट करोगे तो आंसर नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन हम पॉजिटिव रख देंगे, है ना, क्योंकि कैल्शियम आप पहले 0.01 डिवाइड बाई 2 करोगे, ऑलरेडी एक आंसर रहेगा। एक्चुअली में उसको आपको 4 से कट करना है, लेकिन उसमें से 4 कट कर लोगे तो आंसर नेगेटिव हो जाएगा। हम लिखेंगे कैसे? पॉजिटिव। बात क्लियर हो गया? ए दो वैल्यू, फिर उसको वो फॉर्मूला में रखा, टी वाले फॉर्मूला में ए दो वैल्यू मिला, पॉइंट के बाद थोड़ा ज्यादा जाएंगे ताकि यहाँ पे मैच हो जाए। तो भी आप देखो 3.8400, मतलब लास्ट थिंग केस में 3.8484 मिल रहा है। गॉट इट? मतलब कि अब जाके वो वेलोसिटी फिक्स हो गई, भले मैं इंटरवल कम कर रहा हूं, वेलोसिटी 3.84 तक फिक्स हो गई। मतलब कि जैसे मैंने इंटरवल कम किया, वेलोसिटी का एक ही मैग्नीट्यूड आने लगा, मतलब कि वो वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। कौन सा वेलोसिटी है? बात क्लियर हुई? है या ना? So for the case, the variation of velocity with the time is found as shown in the below figure। तो जो केस हमने आगे पढ़ा था इस बुक में, एक ही केस को आगे फॉलो किया गया है, 3.1 वाली फिगर। 3.1 याद करवाना पड़ेगा वो फिगर कौन सी है। वैसे मैंने बोला था स्टार लगा के रखना है, फिगर आगे कैरी फॉरवर्ड होगा, बोला था ये वाला, बराबर। इसका एक्स वर्सेस टी ग्राफ जो था ना, एक्स वर्सेस टी ग्राफ जो था ना, उसको कवर कर दिया वी वर्सेस टी में। यू कैन सी ओवर हियर इट इज अ वी वर्सेस टी, वेलोसिटी वर्सेस टी। देखो आपने बोला था कि 0 से लेके 8 तक नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, बढ़ता जाएगा। फिर आपने बोला था 8 से लेके 18 तक यूनिफॉर्म मोशन है, वेलोसिटी कांस्टेंट दिख रहा है, वेलोसिटी वर्सेस है, तो वेलोसिटी क्या हो गया? कांस्टेंट। फिर आपने बोला था 18 से 20 में ब्रेक लगाएगा, तो देखो वेलोसिटी गोइंग टू बी डिक्रीज। आया समझ में? तो वो जो एक्स वर्सेस टी ग्राफ था वो यहाँ पे वी वर्सेस टी में बताया गया। फ्रॉम द फिगर वी नोट दैट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 10 सेकंड टू 18 सेकंड वेलोसिटी इज, जो मैंने यहाँ पे बताया अभी सही आपको, और 18 से 20 में वेलोसिटी क्या हो रहा है? यूनिफॉर्मली डिक्रीज। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 0 टू हाउ मच सेकंड? 10 सेकंड, 0 से लेके 10 सेकंड तक वो इंक्रीज हो रहा है, बट यूनिफॉर्मली नहीं हो रहा है, नॉन यूनिफॉर्मली। गॉट इट ना? तो यहां तक की बातें वेलोसिटी की हो गई। ऑलरेडी डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस यानी पाथ लेंथ, और डिस्प्लेसमेंट हमने पढ़ा। डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय हमने टाइम इंटरवल किया, तो क्या मिला मुझे? वेलोसिटी मिला। और वो वेलोसिटी कैसा था? एवरेज वेलोसिटी था। जब मैंने टाइम लिमिट लगा लिया डेल्टा टी टेंड्स टू 0, तो वो किस में कन्वर्ट हो गया? इंस्टेंटेनियस में। लाइकवाइज एक्सेलरेशन, ओके। एक्सेलरेशन क्या होता है? द टाइम रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। जैसे आपने यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रखा था तो वेलोसिटी आया था, डेफिनेशन रिमेन सेम। टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट लिखूं तो आएगा क्या? वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट में जो टाइम रेट था चेंज होने का उसको हम वेलोसिटी बोल देते। वैसे वेलोसिटी अगर टाइम के साथ चेंज होता है तो उसको क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। हमने बोलते एक्सेलरेटर दे, बगा बगा, वो मतलब क्या है? टाइम के साथ वेलोसिटी बढ़ा, दैट इज द एक्सेलरेशन। गॉट इट? समझ में आया? इसीलिए एक्सेलरेटर वर्ड पढ़ा, है ना? गुड। Let's the particle moving with the starting in the straight line with the time t1 in between time t1 and t2 with the velocity v1 and v2। वैसे अगर आप 9th को याद कर लो तो इनिशियल वेलोसिटी हम u लेते थे, फाइनल वेलोसिटी हम v लेते थे। यहाँ पे v1 v2 लिखा है अभी के लिए, ओके। चलो वो भी आएगा आगे जाके, बट अभी के लिए v1 v2 लिया है। तो व्हाट इज द चेंज इन टाइम? ऑलरेडी बताया, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। फाइनल वेलोसिटी कितनी है? v2। इनिशियल कौन थी? तो चेंज इन वेलोसिटी v2 minus v1 over t2 minus t1। इट इज जस्ट लाइक सिमिलर x2 minus x1 over t2 minus t1। जो पढ़ाया हुआ है उसको याद करने की मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो मैं करवा रहा हूँ। आपको याद आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो मेहनत कम जा रही है। अगर मेहनत कम पड़ रही है तो मेहनत करनी पड़ेगी। कैसे करोगे आई डोंट नो, बट करनी पड़ेगी, क्योंकि 24 आवर्स आपके पास है, मेरे पास भी है, उससे ज़्यादा किसी को मिलने वाले
नहीं है, 200 या 365 डे का ईयर है और इस ईयर में ही आपको 11 क्लियर करके 12th में जाना है। हाँ, अगर आपको उस ईयर को 11 के ईयर को 365 इंटू 2 बनाना है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे ओर से ओपन स्कीम रखी गई हुई है कि जो मेरे साथ पढ़ता है और फेल हो जाता है तो उनको मैं नेक्स्ट ईयर फ्री में पढ़ाता हूं। ओके, सिर्फ मटेरियल चार्ज लगता है, बाकी सब फ्री में। टोटल एजुकेशन फ्री फ्रॉम माय साइड। आगे ना, सो आइए और फिर, हाँ रिकॉर्ड हो रहा है इसलिए बोल रहा हूँ, आइए और फायदा उठाइए ताकि आपके पेरेंट्स को भी पता चले ना। मैं बोल के बता दूंगा ना कि देखो इस डेट को मैंने कहीं रिकॉर्ड कि मैं बताया था और आपके बच्चे ने फायदा उठाने के लिए ऐसा किया है ना। तो बात क्लियर हो गई। मतलब कहने का मतलब क्या था, अल्टीमेटली माय एम इज व्हाट, डे कम ही होते हैं और उसमें भी अगर आप टाइम गवा दोगे तो आपके पास टाइम कम हो जाएगा, है ना। अभी तो मेहनत स्टार्ट नहीं हुई है ना, अब करनी पड़ेगी जब न्यूमेरिकल सिखाऊंगा, बराबर। चलो नाउ लिसन, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन एक्सेलरेशन क्या हो गया, स्पेलिंग ओके, एवरेज, मैं बोला स्पेलिंग में क्या गड़बड़ आ गई। एवरेज एक्सेलरेशन क्या हो गया, चेंज इन वेलोसिटी अपन टाइम। मैंने बोला जब भी टाइम इंटरवल लेते हो तो क्या हो जाएगा, एवरेज। टाइम इंटरवल लेते हो तो क्या आ जाएगा, एवरेज। पर्टिकुलर टाइम पे जाओगे तो क्या मिलेगा, इंस्टेंटेनियस। अब सिर्फ वेलोसिटी बोलते हो मतलब अल्टीमेटली इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोल रहे हो। जब एवरेज वेलोसिटी बोलना है तो एवरेज वर्ड लिखना भी पड़ेगा और बोलना भी पड़ेगा। आपको बोला है सिर्फ वेलोसिटी मतलब कि आपको उसी टाइम पे वेलोसिटी समझ लेना है, आया समझ में। इंस्टेंटेनियस वर्ड लिखने की जरूरत, बट एवरेज बोलना है तो एवरेज लिखना भी पड़ेगा और बोलना भी पड़ेगा। बात क्लियर हो रही है, भैया क्लियर हो रहा है ना, फोकस करना, बराबर। तो डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, एवरेज एक्सेलरेशन इज द विच क्वांटिटी, वेलोसिटी पे से आया है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी थी तो एवरेज एक्सेलरेशन भी कौन सा क्वांटिटी होगा, वेक्टर। याद रखना, 4th चैप्टर में जाके सेम फॉर्मूला वापस करने हैं, 7th में जाके वापस करने हैं। ओके, इसलिए मैंने बोला 3, 4 कंटिन्यूअस चैप्टर है, ध्यान लगा के रखना, छोड़ना मत। हाँ, इज इन द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज हो रहा है, बिकॉज देखो ए इक्वल्स टू ए एवरेज इक्वल्स टू डेल्टा वी बाई क्या आया, तो इसका तो डायरेक्शन होता नहीं है, इसका जो डायरेक्शन होगा चेंज इन वेलोसिटी का, वही डायरेक्शन में कौन होगा, एवरेज एक्सेलरेशन। यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, वेलोसिटी का था मीटर पर सेकंड अपन टाइम सेकंड, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर का एमएलटी फॉर्मूला L1, सेकंड का ऊपर जाएगा तो -2, तो m0 L1 t -2। मैंने हर एक न्यू क्वांटिटी के लिए एमएलटी सिखाना स्टार्ट किया है ना, जो सीखना भी स्टार्ट करना है, क्योंकि बोर्ड में चाहे वो GEE हो, चाहे वो नीट हो, चाहे वो गुजकैट हो, एक एमएलटी फॉर्मूला दिखने मिलेगा। फ्रॉम द एवरेज एक्सेलरेशन वी कैन नॉट नो हाउ द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल चेंज विद द टाइम, ओके। एंड फॉर दैट टेकिंग लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, जैसे अभी हमने बताया था ना, एवरेज वेलोसिटी से बिटवीन टाइम में क्या वेलोसिटी थी पता, तो एवरेज एक्सेलरेशन में बिटवीन एक्सेलरेशन क्या होगा कैसे पता चलेगा, तो फॉर दैट व्हाट वी आर डूइंग, लिमिट लेंगे और इंस्टेंटेनियस में जाएंगे, क्लियर ना। लिमिट अभी आपके जिंदगी का पार्ट बन जाएगा, ओके गुड। तो लिमिट टेकिंग लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 इन द इक्वेशन वी विल गेट द विच एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ए विद द टाइम। जैसे लिमिट लगा देते हैं वो एंगुलर ब्रैकेट निकल जाता है, चाहे आप एंगुलर ब्रैकेट लगाओ, चाहे आप बार लगाओ, चाहे आप ए एवरेज ऐसे लिखो, गॉट इट। ये सब कैसे है, एवरेज, ये सब सिंबल निकल जाएंगे, सिंपली क्या आ जाएगा, ए लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। ए लिमिट का काम ये है कि डेल्टा को कन्वर्ट करके डी में कन्वर्ट कर देना, डीवी बाई डी टी। व्हाट डू यू मीन बाय डीवी बाई डी टी, चेंज इन वेलोसिटी अपन चेंज इन टाइम, लेकिन मीनिंग यस, डेरिवेशन या डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। नीचे वाले के रिस्पेक्ट में हम डेरिवेशन कर रहे हैं ऊपर वाले का, गॉट इट ना। इसलिए कभी कभी इसको ऐसे डी बाई डी टी वी अलग करके भी लिखा जाता है, गॉट इट। कभी कभी हम इसको वी डॉट वी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, डॉट, बट डॉट वाला रिप्रेजेंटेशन हमारे काम का अभी नहीं है, ओके चलो। v इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी ना, आया ना, तो इन दिस फॉर्मूला डी बाई डी टी अलग कर लिया, v की जगह पे रखा डी एक्स बाई डी टी, तो डी इंटू डी, डी स्क्वायर, डी टी डी टी डी टी स्क्वायर, तो डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर ऑफ एक्स, यानी कि एक्स के ऊपर डबल डॉट, 2 बार डेरिवेशन, एक्स का डेरिवेशन करो एक बार, फिर जो आया उसका आंसर वापस डेरिवेशन करो, डबल डेरिवेशन। तो ये डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर होता है ना, उसको बोलते हैं डबल डेरिवेशन, क्या बोलते हैं,
फर्स्ट डेरिवेशन से वेलोसिटी मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट के फर्स्ट डेरिवेशन से क्या मिलेगा, वेलोसिटी, एंड सेकंड डेरिवेशन से क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन मिलेगा। आया समझ में? इन अदर वर्ड्स सेकंड डेरिवेटिव्स, देखो डबल डॉट्स है ना, सेकंड डेरिवेटिव्स ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नथिंग बट व्हाट, acceleration of the particles. If dv by dt is positive, acceleration along to which direction, x axis, and if dv by dt is negative, acceleration is along to which direction, negative x axis. बात क्लियर हो गई? ओके, डिस्कस द ऑब्जर्वेशन ऑफ गैलीलियो फॉर द ऑब्जेक्ट्स फॉलिंग फ्रीली। ओके, क्या है? तो यहां तक के मोशन के तीन कॉन्सेप्ट की हमने बात कर ली, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। अब गैलीलियो ने सबसे पहले मोशन का स्टडी स्टार्ट किया था। वैसे गैलीलियो के पहले भी बहुत लोग आए थे, लेकिन किसी को सक्सेस मिला नहीं है, किसी का इंफॉर्मेशन वी डोंट हैव। हमारी हिस्ट्री ऐसा बता रहा है कि मोशन किसने स्टार्ट किया स्टडी करने को, गैलीलियो ने। उसके पहले भी थे ग्रीक फिलोसोफर्स, लेकिन वो गलत थे। ओके, तो गैलीलियो कंक्लूड दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम इज अ कांस्टेंट फॉर द मोशन फॉर ऑल ऑब्जेक्ट इन अ फ्री फॉल। फ्री फॉल, दिस इज द फ्री फॉल। जब किसी ऑब्जेक्ट को आप अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स छोड़ देते हो तो वो अपने आप कहाँ आता है, नीचे, टुवर्ड्स द अर्थ। कहाँ आता है, नीचे का मतलब क्या होता है, टुवर्ड्स द अर्थ सेंटर, अर्थ सरफेस। गॉट इट? एंड दैट इज नथिंग बट विच वन, विच मोशन, फ्री फॉलिंग। तो गैलीलियो ने सबसे पहले कंक्लूड किया था कि सबका एक्सेलरेशन क्या होता है, कांस्टेंट, मतलब कि चेंज इन वेलोसिटी विथ डिस्टेंस इज नॉट। ओके, लिसन केयरफुली, एक और चीज, माय मिस्टेक, सॉरी। ओके, द थिंग इज व्हाट, अगर आपने पोजीशन का चेंज देखा टाइम के रिस्पेक्ट में, तो आपको क्या मिला, वेलोसिटी। अब वेलोसिटी को तो चेंज आप दो रिस्पेक्ट में ले सकते थे। मेन बात क्या है इस क्वेश्चन की, वो मुझे बताना है। वेलोसिटी तो डिस्टेंस के साथ भी चेंज होती है और टाइम के साथ भी। तो कुछ लोगों ने ऐसे कॉन्सेप्ट निकाले वेलोसिटी के बाद, चेंज इन वेलोसिटी पर डिस्टेंस एंड चेंज इन वेलोसिटी पर टाइम। अब एक्सेप्ट किसको करे, कौन से कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट करे? तो वैसे आपने टाइम वाला पढ़ लिया तो आप ऐसा टाइम, बट क्यों? तो एट दैट टाइम एक दो कंफ्यूजन्स थे साइंटिस्ट के दिमाग में। तो गैलीलियो करके साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले ऐसा बताया कि अगर फ्री फॉल बॉडी का इलस्ट्रेशन लेते हो आप, तो फ्री फॉल के अंदर ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है वो टाइम के साथ चेंज होता है, लेकिन वो कांस्टेंट रहता है। कैसा रहता है? कांस्टेंट। एंड दैट इज नथिंग बट ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, यस गुड, g इक्वल्स टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बट उसको माइनस के साथ याद है, वो इसीलिए अपर डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं और डाउनवर्ड डायरेक्शन को अभी वेक्टर के साथ डील करना स्टार्ट किया है, तो प्लस माइनस को भी क्लैरिफाई करके जाना पड़ेगा। तो मैग्नीट्यूड इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बट फॉर डाउनवर्ड डायरेक्शन इट इज नेगेटिव। बात क्लियर हुआ? तो टाइम के साथ वो कांस्टेंट रहता है, लेकिन अगर आप डिस्टेंस के साथ कैलकुलेट करते हो वेलोसिटी चेंज, तो वो कांस्टेंट रहता नहीं है। इसलिए वापस पढ़ो, कंक्लूड दैट द रेट मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में, चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम इज ऑफ मोशन फॉर ऑल ऑब्जेक्ट फ्री फॉल, एंड चेंज इन वेलोसिटी विद डिस्टेंस इज नॉट कांस्टेंट, एंड इट डिक्रीज विद द इंक्रीजिंग डिस्टेंस ऑफ फॉल। जैसे फॉलिंग का डिस्टेंस इंक्रीज होता है, वेलोसिटी का जो चेंज भी है वो इंक्रीज हो जाता है। आया समझ में? इसलिए इसका पता तब चलेगा जब आप क्रिकेट खेले हो। वैसे नहीं भी खेलोगे तो भी दिमाग में तो क्लियर हो ही जाएगा, बट थोड़ा जल्दी दिमाग में तब आएगा जब क्रिकेट खेले हो, है ना। बहुत किसी ने, मेरे जैसे बैट्समैन ने हवा में बड़ा शॉट मार दिया है, मतलब मेरे जैसे, और हिदायत जैसा उसको कैच करने जा रहा है ना, तो बहुत ही हाइट पे गया है, फिर वहां से नीचे आएगा तो फ्री फॉल करेगा, जितना वो हाइट पे जाएगा नीचे आते चटकेगा या निकलने के चांसेस ज्यादा है। क्यों निकलने के चांसेस ज्यादा है? वो न्यूटन्स के थर्ड लॉ के हिसाब से। वैसे आपको 9th में बताया था मैंने कैच कैसे करना है, फिगर नहीं याद आ रहा है? भाई यार क्या ब्लैंक होके आए हो? 9th में ऐसा फिगर था, 9th के अंदर साइंस के अंदर थर्ड लॉस ऑफ मोशंस के बारे में पढ़ा था ना। तो हमने बोला था कि हम उस कैच को, वापस 11th में भी आएगा, उस कैच को करने के लिए हमारे जो फील्डर होता है वो अपने हाथ पीछे ले जाता है, वो ऐसे रखेगा ना, तो कम टाइम पे उसको फोर्स लग गया, उतना ही फोर्स उसके हाथ में बॉल पे लगा है, इसलिए बॉल बाहर निकल गया हाथों से। बट जब वो खींचता है तो इट विल टेक टाइम टू रिड्यूस दैट मोमेंटम को रिड्यूस करने में टाइम मिल जाता है। आया समझ में? इसलिए फोर्स भी कम लगेगा, चटकेगा भी नहीं, और काम हो जाएगा, कैच हो जाएगा। बट इतना हमें यहाँ पे क्या फील करना था, जितना हाइट से आएगा ना उतना वेलोसिटी ज्यादा लेके आएगा।
आया समझ में? तो जितना डिस्टेंस ऑफ फॉलिंग इंक्रीज होगा उतना वेलोसिटी जो है वो क्या हो जाएगा? ओके, मतलब जितना हाइट पे होगा ना उतना वेलोसिटी ज्यादा लेके आएगा। तो जैसे जैसे डिस्टेंस जो है इंक्रीजिंग द डिस्टेंस ऑफ फॉल, वेलोसिटी क्या होती जाएगी? डिक्रीज होती जाएगी। बट नीचे आते बढ़ती जाएगी, ऊपर जाते डिक्रीज होती जाएगी। गॉट इट? चलो, सो इसीलिए फिर ख्याल या कॉन्सेप्ट बना कि चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू कहां लेना है? टाइम, नहीं कि डिस्टेंस। इन अ व्हाट डिफरेंट वे वेलोसिटी इज चेंज? वेलोसिटी को किस तरह से चेंज कर सकते हैं? तो वेलोसिटी इज द वेक्टर क्वांटिटी। उसमें तीन चीज आती है, मतलब दो चीज आती है। कौन सी दो? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो आप वेलोसिटी में चेंज करना मतलब कि मैग्नीट्यूड में ही चेंज कर सकते हो। दूसरा, सिर्फ डायरेक्शन में चेंज कर सकते हो। थर्ड, दोनों को मिला के चेंज कर सकते हो। तो बाय चेंजिंग ओनली एंड बाय चेंजिंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय चेंजिंग, ऊपर के तीनों मेथड में से कोई भी मेथड में एक्सेलरेशन मिल जाएगा। सिर्फ डायरेक्शन चेंज करो तो भी मिल जाएगा क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी हो ही गया। सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज करो तो भी मैग्नीट्यूड मतलब कि वेलोसिटी चेंज हो गया, या दोनों को चेंज करो तो भी वेलोसिटी चेंज हो गया। तो व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन वेलोसिटी यू विल गेट द एक्सेलरेशन। आया समझ में? अदरवाइज एक्सेलरेशन इज जीरो, यूनिफॉर्म मोशन, वेलोसिटी कांस्टेंट। गॉट इट? समझ में आया ना? ओके, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x वर्सेस t फॉर द पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो एक्सेलरेशन। द एवरेज एक्सेलरेशन इक्वल्स टू कांस्टेंट वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल। एवरेज एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? सॉरी, एवरेज एक्सेलरेशन इक्वल्स द कांस्टेंट वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द विच इंटरवल? टाइम इंटरवल, या ड्यूरिंग दैट इंटरवल। ओके, कुछ मीनिंग का ही नहीं है। यस, सही है, माय मिस्टेक। अब समझा रहा हूं क्या बोल रहा है कि एवरेज एक्सेलरेशन होता है वो कांस्टेंट वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। जैसे हमने आगे देखा था कि एवरेज वेलोसिटी एंड वेलोसिटी दोनों सेम हो जाते हैं। कब? जब हमारा यूनिफॉर्म मोशन है। आया समझ में? तो वेलोसिटी कांस्टेंट कांस्टेंट कांस्टेंट, देन एवरेज वेलोसिटी एंड वेलोसिटी रिमेन सेम। यहाँ पे ऐसा ही है, एवरेज एक्सेलरेशन जो है वो इक्वल्स टू कांस्टेंट वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो एवरेज एक्सेलरेशन भी उसके जितना ही रहेगा। आया समझ में? इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज v0 एट द टाइम t इक्वल्स टू 0, जो हमने 9th में u बोला था, इसको हम v0 बोल रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी। एंड एट द टाइम t फाइनल वेलोसिटी मान लो कि कितना है? v। तो एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, t माइनस 0, तो क्या हो जाएगा? ठीक, आया समझ में? अब हमें एक्चुअली में तो क्या, ये तो हमने सिर्फ वर्बली समझाया, एक्सप्लेन किया, बट हमें तो एक्चुअली में क्या ड्रॉ करना था? एक्स वर्सेस टी ग्राफ। अगर एक्स वर्सेस टी ग्राफ का पॉजिटिव कर्वेचर, मतलब कि कर्व ऐसे आता है, अब मानो कि इस पॉइंट पे मैं ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, तो अगर कर्व ऊपर की ओर रहता है मतलब कि उसका डबल डेरिवेशन पॉजिटिव है। मैथमेटिक्स का टर्मिनोलॉजी है, बट आपको डायरेक्टली दिमाग में डालना है कि अगर मैं इस पे टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, वो कर्वेचर मतलब कि ये जो कर्वेचर शेप है वो किसकी ओर रहता है? ऊपर की ओर, तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन देगा। अगर मैं यहाँ पे मतलब टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं तो कर्वेचर कहाँ रह रहा है? डाउन और रह रहा है, तो समझ लो कि नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा। लेकिन कौन से ग्राफ में? एक्स वर्सेस टी ग्राफ में। बात समझ में आया? और अगर एक्स वर्सेस टी ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है, मतलब वो तो समझा रहा है यूनिफॉर्म मोशन, और यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब एक्सेलरेशन जीरो। तीनों ग्राफ क्लियर हो गए? आया ना? यस और नो? लास्ट क्वेश्चन, draw and explain velocity versus time graph for the uniform accelerated motion. तो velocity time graph for the motion with the constant acceleration are as following. velocity versus time graph मतलब कि velocity versus time graph में acceleration constant चाहिए तो वो straight line आएगा। जैसे आप x versus t ग्राफ में velocity constant चाहिए तो straight line ड्रॉ किए थे, क्योंकि x versus t, x डिवाइड बाई t velocity देगा। velocity versus t, velocity डिवाइड बाई time क्या देगा? एक्सेलरेशन, तो वो क्या आएगा? स्ट्रेट लाइन आएगा। आया समझ में? तो आइदर ऐसे अप जा सकता है, आइदर ऐसे डाउन जा रहा है। ये बताएगा कि वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, एक्सेलरेशन बढ़ रहा है। ये बता रहा है कि वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है, एक्सेलरेशन कम हो रहा है। ओके, पहले दो को समझ लेते हैं। An object moving with the object moving in the which direction? पॉजिटिव डायरेक्शन विथ पॉजिटिव एक्सेलरेशन, तब ग्राफ ए मिलेगा। ऑब्जेक्ट मूविंग इन द पॉजिटिव डायरेक्शन बट एक्सेलरेशन क्या है?
मतलब वेलोसिटी कम हो रही है, चेंज इन वेलोसिटी नेगेटिव आ रहा है, पहले बड़ी थी फिर कम हो गए, तो कम माइनस बड़ा करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, नेगेटिव। क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो पहले दो क्लियर हो गए। अब ए नीचे के डायरेक्शन में, जीरो से नीचे चला गया, देखा? तो इसका मतलब कि ऑब्जेक्ट जो है वो कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन। और अगेन ग्राफ तो नीचे की ओर ही जा रहा है, मतलब विच एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन इन द ग्राफ सी। गॉट इट ना? अब इसमें क्या है, पहले तो वो ऊपर है तो पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा, तो ऑब्जेक्ट पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है अप टू टाइम t1। आया समझ में? तो वो हलोल टू बरोड़ा जा रहा था, हलोल टू बरोड़ा जा रहा था, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी, बी पे पहुंच गया, बरोड़ा पहुंच गया, वेलोसिटी 0, रुक गया t1 पे, वेलोसिटी। आया समझ में? वापस उसने आना स्टार्ट किया नेगेटिव डायरेक्शन में, वेलोसिटी इंक्रीज, वेलोसिटी इंक्रीज, वेलोसिटी इंक्रीज। आया समझ में? अब दूसरी तरह से रियलिटी वाला, अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को, बॉल को थ्रो करता हूं अप डायरेक्शन में, अप डायरेक्शन में, अप डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी धीरे 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 क्या होगी, क्या होगी? मैंने किसी बॉल को थ्रो किया, वेलोसिटी क्या होगी, ऊपर जाएगा, वैसे डिक्रीज होगी। कहां तक जाएगा, कुछ हाइट तक जाएगा जहां पे वेलोसिटी उसकी कितनी हो जाएगी, 0। अप वाली डायरेक्शन को क्या बोला मैंने, पॉजिटिव, तो नीचे आएगा फिर धीरे करके, तब जैसे जैसे नीचे आएगा उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज। तो वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही है, इसलिए ग्राफ नीचे चला जाएगा। आया समझ में? ऑब्जेक्ट मूविंग इन द पॉजिटिव डायरेक्शन टिल टाइम t1 and then turning back and moving with the same negative acceleration as shown in the graph D. An interesting features of velocity time graph for any moving object is that area under this curve represents the what, displacement. आया समझ में? 9th में भी पढ़ के आया हूं कि अगर आप वेलोसिटी वर्सेस टी ग्राफ ड्रॉ करते हो तो इसका जो स्लोप होता है, स्लोप जो होता है वो और कुछ नहीं, मैंने बता दिया है, y क्वांटिटी डिवाइड बाय x क्वांटिटी, तो चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय चेंज इन टाइम, एक्सेलरेशन देगा, एवरेज एक्सेलरेशन। अगर आप किसी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करके स्लोप फाइंड करते हो, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। आया समझ में? बट अगर आप इसका एरिया ही कवर, मतलब मानो कि जितना ग्राफ है इतना एरिया फाइंड कर लेते हो, तो एरिया मतलब y इंटू एक्स, वाई एक्सिस पे जो क्वांटिटी है इंटू एक्स एक्सिस पे, तो वेलोसिटी इंटू टाइम, वेलोसिटी इंटू टाइम गिव यू डिस्प्लेसमेंट x। गॉट इट? आया समझ में? तो इतनी बातें क्लियर हो गई है या ना? अब नेक्स्ट में हमें ग्राफ ड्रॉ करना है इसको, और हमें 3 इक्वेशन भी प्रूव करने हैं जो 9th में पढ़े थे। याद आ रहा है? ए इक्वेशन है या ना? वो एक IMP क्वेश्चन रहेगा, उसको प्रूव करेंगे एंड देन लेटर ऑन धीरे करके चैप्टर को खत्म कर देंगे।